हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टेस्ट होने वाला है वो टेस्ट नंबर आपका 71 है। जी हाँ, अभी तक हम लोग 70 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पीछे वाला टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो मिल जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 75 समान अध्ययन का, यहाँ पर हम लोग देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसका हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब भी करते हुए चलेंगे। आपका जो क्लास होता है वो डेली रात में 9 बजे से होता है और ये जो नंबर दिख रहा है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी नंबर पर आपको 351 का पेमेंट करना होगा एक बार। और जो लोग पेमेंट कर दिए हैं उनको सब चीज़ मिल गया है। 351 का एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको सभी मटेरियल मिलते रहेगा। पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, सब चीज़ आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी हम क्वेश्चन डालते रहते हैं, वहाँ से भी आपकी तैयारी होते रहेगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग आ जाइए जल्दी से और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 9 बज गया है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हाँ बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि एवरेस्ट की चोटी पर, जी हाँ माउंट एवरेस्ट की बात चल रहा है, और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला पूछ रहा है। ये लेडीज है और ये 2 बार पहुंची है ना, 2 बार पूछा गया है कि 2 बार ये पहुंची है माउंट एवरेस्ट पर। और ये प्रथम महिला कौन है और वो किस देश की है दोस्तों, ये आपको बताना है। बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए तो एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम 2 बार चढ़ने वाला अगर व्यक्ति यहाँ पर पूछा जाता तो हो जाता नवांग गोम्बू था, जबकि 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछा गया है तो इनका नाम है जुनको तेवई। जी हाँ, और वो कहाँ की है तो वो है आपको जापान की। क्या नाम है उनका, जुनको तेवई नाम है, और वो कहाँ की है तो जापान की है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछा जाता दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, अगर यहाँ पर पूछा जाता तो आप क्या मारते बताइए। तो अगर भारतीय महिला पूछता तो क्या होता आंसर, है ना। बताइए काफ़ी आसान सवाल है। भारतीय महिला क्या होगी तो उनका नाम था कुमारी बछेंद्री पाल। जी हाँ, कुमारी बछेंद्री पाल ये भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने सबसे पहले इस चोटी पर चढ़ी थी। आपका दूसरा सवाल चलते हैं आपका कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला आदमी कौन था। बताइए तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सबको पता है कि चंद्रमा पर जो सबसे पहले पहुंचा गया था वो 21 जुलाई को पहुंचा गया था ना। 21 जुलाई 1969 का वो तारीख है जब अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखे थे। आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना है दोस्तों कि दूसरे व्यक्ति वो कौन थे जो चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखे थे। दूसरा व्यक्ति के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए सभी लोग दूसरा व्यक्ति कौन थे। तीसरा प्रश्न है, चलिए कह रहा है कि बहाई लोटस टेम्पल कहाँ है। यहाँ पर लोटस टेम्पल की बात कर रहा है ना। लोटस जो टेम्पल है दोस्तों ये आपको सबको पता है कि वो दिल्ली में स्थित है ना। आप लोग गए होंगे लोटस टेम्पल घूमने के लिए। लोटस टेम्पल बिल्कुल लोटस की तरह है, यानी कि लोटस मतलब कि कमल की फूल की तरह है और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आपने कभी वहाँ पर गए होंगे, जरूर गए होंगे। और मतलब कि वहाँ किसी धर्म से संबंधित आपको नहीं मिलेगा कि किसी मूर्तियाँ हैं या फिर ये है वो है, ऐसा कुछ आपको वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसका नाम है आपको लोटस टेम्पल और ये है आपको दिल्ली में। ठीक है, ठीक है। चलिए नेहरू पैलेस के पास है ना, तो आप जा करके यहाँ पर घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छा देखने में लगता है, बहुत ही सुंदर है। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा महल। जी हाँ, तो सबको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा महल है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया है और वो है दोस्तों आपका वेटिकन सिटी। जी हाँ, वेटिकन सिटी है दुनिया का सबसे बड़ा महल। आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। वेटिकन सिटी है कहाँ तो ये है दोस्तों आपको इटली में, है ना। कहाँ है तो ये इटली में पड़ता है वेटिकन सिटी। ठीक है, और ये पोप का महल है जो दुनिया का सबसे बड़ा महल है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर सार्क। जी हाँ, सार्क के बारे में आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्क जो दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है ना,
साउथ एशियाई देशों का जो संगठन है जिसको कहते हैं सार्क, और सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू है, और यानी कि इसी को दक्षेस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने सार्क में कितने दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, तो इसमें अभी वर्तमान में 8 देशों का इसमें संगठन है दोस्तों। ये 8 देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1985 ईस्वी में, है ना। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और कौन किया था स्थापना, तो बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान की पहल पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें 8 देश कौन कौन से हैं वो नाम आप याद रखिएगा, तो वो है आपको भारत, है ना, भारत है, पाकिस्तान है आपका, और बताइए आप लोग भी अपना अपना कमेंट करते चलिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया आपका, बांग्लादेश है, और कौन सा है तो नेपाल है इसमें, और कौन सा है तो नेपाल के बाद भूटान भी है इसमें, है ना, भूटान है, भूटान के बाद इसमें श्रीलंका भी है ना, इसमें श्रीलंका है। और कौन सा देश है तो इसमें मालदीव है दोस्तों, ठीक है, इसमें मालदीव है। और एक कौन सा है तो एक अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। तो इसमें टोटल देशों की संख्या है अभी वर्तमान में 8, याद रखिएगा, ठीक है। और 8वां सदस्य जो बना था वो बना था आपको अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए इसके बारे में मैंने कल भी बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये कब बना था तो वो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, मैंने कल ही बताया था 24 अक्टूबर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना, इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ये किस द्वीप पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैनहट्टन द्वीप पर है ना, किस द्वीप पर है तो मैनहट्टन द्वीप पर ये स्थित है दोस्तों। और मैनहट्टन द्वीप है आपको न्यूयॉर्क, है ना, तो मैनहट्टन द्वीप पर ये स्थित है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका। इसके कितने अंग हैं तो 6 अंग हैं, मैंने कल ही बताया था। कौन कौन से हैं इसके 6 अंग, ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है। तो यूएनओ के 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, महासभा हो गया आपका, है ना, महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, है ना, सुरक्षा परिषद हो गया आपका। और कौन सा है, और कौन सा है इसमें तो सुरक्षा परिषद हो गया, सचिवालय हो गया आपका, है ना, सचिवालय हो गया, नोट कर लीजिएगा ये सब चीज़, है ना, सचिवालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्याय परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, उसका मुख्यालय कहाँ है तो द हेग में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर की भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जी हाँ, तो सबको पता है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है कि नहीं, सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। जबकि जो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है ना, ये कई बार पूछा गया है, हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर, है ना, नाम ही है हाइग्रोमीटर। और इससे मापा जाता है दोस्तों आर्द्रता को, ठीक है, क्या मापते हैं इससे, आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगर क्वेश्चन में दिया जाए हाइड्रोमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है ना, और आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, है ना। हाइड्रो रहेगा तो द्रव्य की विशिष्ट घनत्व मापा जाता है, गुरुत्व मापा जाता है, और हाइग्रो रहेगा तो आर्द्रता मापा जाता है। और भूकंप हो गया सिस्मोग्राफ से हो गया। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, बताइए, उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव है कहाँ तो मान लीजिए ये ग्लोब है आपका, है ना, मान लीजिए कि ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है। ग्लोब के जो सबसे उत्तर में यानी कि 90 डिग्री, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और दक्षिण, ऊपर क्या होता है उत्तर है, और नीचे क्या है दक्षिण है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है। तो ये 90 डिग्री जो नॉर्थ है इसी को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिण वाले को 90 डिग्री को कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव पर, यानी उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था, ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम मानव था वो था रॉबर्ट पियरे, है ना। कई बार एग्जाम में आया है कि रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव की खोज किया है, ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया दोस्तों, है ना, आप उत्तरी ध्रुव का तो याद हो गया रॉबर्ट पियरे, दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था तो अमुंडसन, याद रखिएगा, है ना, अमुंडसन, या फिर इसी को लिखा जाता है एमुंडसन, अमुंडसन, या फिर इन्हीं को नाम एक जगह मिलेगा आपको एमुंडसन, है ना, ये दोनों नाम एक ही हैं, है ना, ये आपको टाइपिंग में थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। एमुंडसन जो है ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपको, ठीक है, एमुंडसन याद रखना है। चलते हैं अगला सवाल, आपका प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो सभी को पता है कि जो अयोध्या है ना, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपको अयोध्या,
है ना। और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है दोस्तों, तो वो है घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी, और घाघरा नदी को ही कहा जाता है सरयू नदी, इसी को क्या कहते हैं, घाघरा। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को घाघरा या फिर सरयू नदी। और ये है आपको अयोध्या के किनारे हो गया आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अयोध्या जो है दोस्तों ये फैजाबाद जिले में स्थित है। अयोध्या कोई जिला नहीं है, ये फैजाबाद जिला में आता है आपका। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप, द्वीप आखिर कहते किसको हैं, है ना। द्वीप कहते किसको हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि द्वीप मतलब कि वैसे भूखंड को कहा जाता है। मान लीजिए कि ये कोई द्वीप है ना, ये क्या है, कोई द्वीप है, ऐसे भूखंड को कहते हैं जिसके चारों ओर क्या हो, सिर्फ जल ही जल हो, उसको कहा जाता है द्वीप। या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइलैंड कहते हैं, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है आपको ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा है, ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अधीन है ना। किसके अधीन है, तो डेनमार्क के अधीन आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका न्यू गिनी, है ना। न्यू गिनी जो है ये आपको दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध, जी हाँ, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि ये हीरा कुंड बांध है ना। हीरा कुंड, हीरा क्या है, तो हीरा महान है ना। हीरा क्या होता है, बहुत ही महान चीज़ होता है ना, बहुत महंगा चीज़ होता है। तो हीरा क्या है, महान है, यानी कि हीरा कुंड बांध क्या है, तो ये महानदी पर है। महान का मतलब क्या हुआ, महानदी। ये किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध है। और ये है दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो उड़ीसा में पड़ता है आपको। ठीक है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि थ्री गोर्जेज डैम किस देश में है। बताइए दोस्तों, थ्री गोर्जेज डैम, देखिए थ्री गोर्जेज जो डैम है ये कहाँ है। मैं एक बात बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया का, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा बांध की अगर बात करें, ठीक है, सबसे बड़ा बांध की बात करें तो वो है आपको चीन में, है ना। वो कौन सा है, चीन में है, और उसका नाम है थ्री गॉर्जेज डैम। और ये है दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और ये कहाँ है, तो चीन में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी पर है, अगर नदी भी पूछ लिया जाए तो यांगजी, है ना, यांगजी या फिर यांगसी नदी जो बोला जाता है उसी नदी पर है, आपका चाइना में बहनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हैदराबाद किस नदी पर स्थित है। बताइए, हैदराबाद, है ना, हैदराबाद जो है अभी तेलंगाना की राजधानी है। तो हैदराबाद जो ये शहर है आपका, यहाँ पर है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी है आपको हैदराबाद, है ना। तो ये हैदराबाद जो है आपको किस नदी के किनारे है, बताइए, तो ये हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा, मूसी नदी के किनारे ये स्थित है ना। कटक, अगर पूछा जाए कटक संबलपुर किस नदी के किनारे है, तो महानदी के किनारे, है ना। महानदी के किनारे कौन कौन से शहर है, तो कटक हो गया, यानी कि उड़ीसा, और संबलपुर, ये दोनों है आपको महानदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है दोस्तों, तो जबलपुर, है ना। कई बार पूछा गया है कि जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है ना। यहाँ से निकलेगी और ऐसे ऐसे बहते हुए यहाँ पर आकर करके गिर जाती है आपको। कावेरी नदी, बताइए, कावेरी नदी जो है ये श्रीरंगपट्टनम का नाम सुने होंगे, तो श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है आपका। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज़ आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय चावल रिसर्च संस्थान, जी हाँ, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर जो है वो आपको कहाँ है, तो वो है आपको उड़ीसा में, है ना। और उड़ीसा में कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में स्थित है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना। चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपको उड़ीसा में है। चावल उड़ीसा में जो है ना बहुत अधिक मात्रा में होता है, यहाँ पर दो दो बार आपको चावल का उत्पादन होता है आपका। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अगर किन्हीं को पता है तो फट से कमेंट कीजिए, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय अगर पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपको मनीला में, है ना। कहाँ है, तो वो है आपको मनीला। और मनीला कहाँ है, तो मनीला है आपको फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ है मनीला, तो फिलीपींस में है। और यहाँ क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और केंद्रीय पूछे तो कटक यानी कि उड़ीसा में है। याद हो जाएगा आपको, एक ही बार देखते देखते अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना बार आपको हम करवा देंगे। अगला सवाल है आपको 15 नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
सबसे पहले जो रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया गया था वो किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? तो वो राज्य था आपका महाराष्ट्र, है ना। कौन था राज्य था? महाराष्ट्र था। और यही सबसे पहले 200 जिला में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में आरंभ किया गया था। ठीक है, ये आंसर रखिएगा, आंसर नंबर डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण प्रोग्राम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? दोस्तों बताइए, सरकारी तौर पर कह रहा है ना, सरकारी तौर पर जनसंख्या नियंत्रण जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था भारत में। जी हाँ, वो अपना देश भारत में ही हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और जनसंख्या में भारत का स्थिति क्या है? तो विश्व में दूसरा नंबर पर है। प्रथम किसका है? तो प्रथम जनसंख्या में चीन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में कौन सा सही जोड़ा नहीं है? दोस्तों वो बताना है आपको। ठीक है, राज्य में जनजाति। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको सुधार करना पड़ेगा, है ना, सुधार करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुधार ये करना है कि 17 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी, है ना, अपतानी या फिर कभी कभी अपतनी, यहाँ पर लिख देगा आपको अपतानी या फिर अपतनी या फिर अपटनी। ये जो जनजाति है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में आपको लेबाड़ा है, नागालैंड में आपको कोन्यक है, और असम में जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में ही मीरी भी जनजाति पाई जाती है, असम में मीरी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो इसको आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो गया है। टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, नीचे में जो आंसर दिया गया है वो आपको बी दे दिया गया है ना। बाद में मैंने इसको सही किया, देखा, इसको गूगल करके भी मैंने चेक किया, तो अरुणाचल प्रदेश में ही अपतानी यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, और मीरी जनजाति भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असम, जो मीरी है वो गलत है। देखिए, सब लगभग एक ही जगह है ना, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब आपस में क्या है, लगभग सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हमेशा एग्जाम में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बताइए। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दक्षिण गंगोत्री, है ना, बताइए दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? हरिद्वार में है, गढ़वाल में है, दक्षिणी ध्रुव पर है, या फिर प्रयागराज में है? तो देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा, दक्षिणी जो गंगोत्री है विश्व का, अच्छा 18 नंबर प्रश्न है ना आपका। हाँ, तो दक्षिण गंगोत्री है दोस्तों, ये आपको पड़ता है कहाँ? तो दक्षिणी ध्रुव में, है ना, दक्षिणी ध्रुव में है दक्षिण गंगोत्री। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अनुसंधान संस्थान बनाया गया है आपको भारत के द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। अंटार्कटिका में है ये, है ना, अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम आपूर्ति स्टेशन दक्षिण गंगोत्री बनाया है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपको 1984 में हुई थी, दक्षिण गंगोत्री की स्थापना, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बट बताइए इसका जवाब दीजिए। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन जो है ये आपको पड़ता है कोलकाता में। जी हाँ, कहाँ है? तो ये है आपको कोलकाता में, और इसका जो नाम है वो नाम अभी वर्तमान में चेंज हुआ है। इसका नाम है आपको जगदीश चंद्र बसु, है ना। ये आपको कभी कभी एग्जाम में दे सकता है कि आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ है? तो ये है आपको कोलकाता में। ठीक है, इसी को भारत का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है आपका कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा होता है? बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? बताइए। गीला मोस्टर या मगरमच्छ या फिर कोमोडो ड्रैगन या फिर घड़ियाल? क्या हो जाएगा 20 का आंसर क्या होगा? देखिए 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो सरीसृप है वो हो जाएगा
कमोडो ड्रैगन, है ना। कमोडो ड्रैगन जो है ये विश्व का सबसे बड़ा आपको सरीसृप के अंतर्गत आता है। कमोडो ड्रैगन, जिसे कमोडो मॉनिटर भी कहा जाता है, और ये एक विशाल छिपकली की प्रजाति का है ना, जो इंडोनेशिया द्वीप यानी कि कमोडो, रिंका, फ्लोरेंस, गिली, मोटांग और नीली दासमी में पाई जाती है। यह एक मॉनिटर छिपकली की एक प्रजाति है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, जी हाँ, सूर्य से लगातार इतना जो एनर्जी निकल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन के वजह से होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोनास साल्क किस रोग के टीका के विकास के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो जोनास साल्क किस रोग के टीका यानी कि वैक्सीन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जोनास साल्क का प्रयोग होता है दोस्तों पोलियो वैक्सीन के लिए, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपको? पोलियो वैक्सीन, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, कह रहा है कि आवर्धक लेंस क्या है, बताइए। आवर्धक लेंस क्या है? ये अवतल लेंस है, या फिर उत्तल लेंस है, या फिर द्विफोक्सी लेंस है, या फिर दर्पण है? तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, आवर्धक लेंस जो होता है ना, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश और ध्वनि में से किसकी गति अधिक होती है? तो ये तो सबको पता है कि प्रकाश की चाल और ध्वनि की चाल, है ना, गति पूछ रहा है किसका अधिक होता है, तो क्या होगा? ध्वनि का तो काफ़ी कम होता है ना। प्रकाश की चाल काफ़ी तेज होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का चाल जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश की गति कितनी होती है अगर पूछ लिया जाए तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि अगर ध्वनि का पूछा जाए तो ध्वनि का होता है दोस्तों 320 मीटर प्रति सेकेंड चाल होता है। मात्र 320 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का, जबकि प्रकाश का 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा होता है आपको प्रकाश का, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि पीलिया रोग शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है, बताइए। पीलिया रोग जो होता है दोस्तों ये किस गड़बड़ी की वजह से होता है पीलिया, है ना। तो पीलिया होता है दोस्तों यकृत का एक रोग है ना। किसका रोग है? यकृत का रोग है, यानी कि लीवर का रोग है ना। यकृत का मतलब कि लीवर का रोग है, जिसमें रक्त में पीत वर्जन अधिक मात्रा में चला जाता है तो त्वचा और नेत्र यानी कि हमारा आँख है वो पीला पड़ जाता है ना। पीलिया ना कहते हैं, पीला हो गया, नहीं पीलिया हो गया इसको, यानी कि पीलिया रोग हो गया इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला पर है सवाल आपका 26 नंबर। प्रश्न है कि जब एक जहाज नदी से समुद्र में उतरता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। जब नदी से क्या हो रहा है, समुद्र में उतरता है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जी हाँ, ये क्वेश्चन कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि जब कोई जहाज जा रही, मान लीजिए नदी में, और नदी से कहाँ चली गई, अब कहाँ चली गई, हाँ ना, नदी से चली गई। मान ली जाए ये नदी बह रही थी महानदी, महानदी से कोई जहाज जा रही है और चल गई आपको बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में जाएगी तो इसका सतह जो है ना थोड़ा सा उठ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 26 का आंसर नंबर ए, वह थोड़ा उठ जाएगा, है ना। ये जो जहाज जो था नदी से सतह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। आखिर ऐसा होता क्या है? यानी कि जब एक जहाज जो है वो नदी से समुद्र में उतरता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि नदी का जो जल का घनत्व है समुद्री जल के घनत्व से कम होता है, इसके वजह से ऐसा होता है। यानी कि समुद्र का जल क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो खारा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष से प्राप्त औषधि से मलेरिया का इलाज होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मलेरिया का जो इलाज होता है वो किस वृक्ष के औषधि से प्राप्त किया जाता है? तो वो है दोस्तों सिनकोना का वृक्ष, है ना। सिनकोना का वृक्ष है, आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी कि सिनकोना, या फिर यहाँ पर आप दे सकता था कुनैन, है ना, यहाँ पर दे सकता है कुनैन की छाल से, है ना। कुनैन या फिर सिनकोना के वृक्ष की छाल से मलेरिया की औषधि बनता है और इसे मलेरिया में उपचार में लगाया जाता है इसको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है आपका 28 नंबर।
कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। बताइए, आप एक सामान्य पुरुष हैं, आपके मस्तिष्क का वजन कितना होगा ये आपको बताना है। यानी कि 1 पाउंड है, 2 पाउंड है, 3 पाउंड है, 4 पाउंड है, 28 का हो जाएगा दोस्तों, 4 पाउंड का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 4 पाउंड लगभग 1400 ग्राम का वजन होता है मस्तिष्क का वजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषाणु जनित बीमारी कौन सा नहीं है। विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं पूछा गया है, तो 29 का हो जाएगा आपको। देखिए, इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु से होता है, चेचक भी विषाणु से होता है, और हाइड्रोफोबिया भी विषाणु से होता है। डिप्थीरिया जो है ना, ये गला में होता है। डिप्थीरिया कहाँ होता है, तो ये गले का रोग है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिप्थीरिया होता कहाँ है, तो गले का है। और ये किससे होता है दोस्तों, तो डिप्थीरिया जो होता है वो जीवाणु जनित बीमारी है ना। किससे होता है, तो जीवाणु जनित बीमारी है, ये वायरस से नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका डिप्थीरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब दूध में से क्रीम अलग किया जाता है। जी हाँ, दूध में से क्या किया गया, क्रीम को अलग कर लिया गया, तो क्या होगा बताइए, है ना। दूध में से क्रीम अगर अलग कर लेंगे तो क्या होगा, तो जब दूध में से क्रीम अलग की जाती है तो दूध का घनत्व जो होता है वो कम जाता है। यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन क्या है बताइए, 31 का हो जाएगा। एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन जो है दोस्तों, ये है आपको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो मतलब कि दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, है ना, दर्द निवारक के रूप में। एस्पिरिन जिसे आपको एसिटाइल या फिर सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, और एक सैलिसिलेट औषधि है जो हल्के दर्द को छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है आपको। तो आंसर याद रखिएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि इनमें से ताजे पानी की मछली कौन नहीं है। बताइए, ताजे पानी की मछली कौन सा नहीं है। कॉड, ईल, सामन या फिर ट्राउल। 32 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। यानी कि कॉड जो मछली है ना, कॉड जो है ना, कॉड फिश, ये खारे पानी की मछली है, और ये हल्के हरे रंग की मछली होती है। ठीक है, तो कॉड कैसी मछली है, तो खारे पानी की मछली है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है इनमें से कौन सी धातु विद्युत का श्रेष्ठतम सुचालक है। विद्युत का है ना, कौन सी धातु है जो विद्युत का श्रेष्ठतम सुचालक है, तो वो हो जाएगा चांदी, है ना। चांदी जो होता है ना, सबसे अधिक इसमें सुचालक माना जाता है चांदी को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका 33 का। ठीक है, यानी कि हम सबसे अधिक सुचालक कैसे इसको कह सकते हैं, तो मतलब कि जिन पदार्थ से होकर के आवेश का जो प्रवाह है ना, वो काफ़ी सरलता से होता है, तो उसको हम चालक कहते हैं, और वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर। और कुचालक किसको कहेंगे, तो जैसे कि शीशा है, लकड़ी है, रबर है, कागज़ है, ये सभी कुचालक होगा, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा आपका, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कंप्यूटर में मोडेम का क्या कार्य होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी सवाल है ना, लगभग आपको कहीं ना कहीं पूछा गया है, और यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में आपको भी पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में मोडेम का क्या कार्य होता है, तो मोडेम का कार्य होता है ना, एक दूसरे को जोड़ना। ठीक है, क्या काम होता है, मोडेम जो है कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि इनमें से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। मोडेम का काम ही है कंप्यूटर को आपस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने का यंत्र है, जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर नंबर जोड़ने का काम होता है मोडेम का। अगला सवाल है परम 10,000। जी हाँ, परम 10,000 कहाँ विकसित हुआ। देखिए, परम है क्या दोस्तों, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। अगर आपको सुपर कंप्यूटर मिल जाए तो क्या कीजिएगा बताइए, है ना। ये क्या है, परम 10,000, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आपका कह रहा है कि ये कहाँ विकसित हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में, है ना। 35 का हो जाएगा आपका। सॉरी, ये बेंगलुरु में नहीं, पुणे में विकसित हुआ था ना, पुणे में विकसित हुआ था ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, कि भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर यानी कि CDAC संस्था ने सामान्य उपयोग के लिए परम नामक सुपर कंप्यूटर का वर्ष 1998 में विकास किया था इसका। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर है, और इसको फिर बाद में जो परम कंप्यूटर था ना, उसी को नवीनतम मॉडल इसका पेश किया गया
परम 10,000 का 28 मार्च 1998 को पुणे में उद्घाटन किया गया था इसको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि एल्ब्यूमिन क्या है, बताइए एल्ब्यूमिन क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन जो है आपका वो हो जाएगा प्रोटीन्स हो, है ना। एल्ब्यूमिन क्या है, तो एक प्रोटीन्स है। देखिए मनुष्य में शरीर में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं कर लेता है तथा शेष जो है वो भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि आप दूध है, अंडा है, दाल है, पनीर है, मांस, मछली, ये सब खाइए, आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विषाणुओं में नहीं होते हैं। विषाणु में क्या नहीं होते हैं दोस्तों, बताइए। प्रोटीन्स नहीं होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते हैं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं, या फिर टेंटाकल्स नहीं होते हैं। 37 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, एंजाइम्स नहीं होते हैं, है ना। विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, बी हो जाएगा आपका। विषाणु क्या है, तो एक सूक्ष्म कण है जो जीवित कोशिकाओं में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इसकी संरचना में मुख्य 3 भाग होते हैं। एक तो प्रोटीन कैप्सिड, एक न्यूक्लिक अम्ल, एक होता है आवरण, यानी कि इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। अगला है आपका 38 नंबर, शुद्ध जल। जी हाँ, जल भी है तो कैसा है, ये शुद्ध जल है और शुद्ध जल का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। ना ही ये उदासीन है और ना ही ये क्षारीय है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7। अगर ये उदासीन होगा, है ना, अगर ये उदासीन होगा, है ना, मान लिया जाए कोई भी चीज़ है और ये उदासीन है तो इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर ये क्षारीय होगा तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध जल है तो इसका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। जी हाँ, हीमोफीलिया जो है ना एक अनुवांशिक बीमारी है। अगर आपके फैमिली में किसी को हो गया है तो आपको भी होने का संभावना रहेगा। ये एक अनुवांशिक विकार है जो इसके कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है हीमोफीलिया, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त में थक्का न जमना, है ना। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है ना, मान लिया जाए कि आपके कहीं पर कट लग गया आपके शरीर में और वहाँ से लगातार आपको खून निकल रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, तो एक अनुवांशिक रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता, परिणामतः रक्त स्राव होने रहने के कारण, है ना, क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। बताइए सोयाबीन जो आप खाते हैं, है ना, तो सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है लगभग 40% इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो सोया प्रदेश भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, है ना। सोया प्रदेश कहा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है आपका 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन के राज्यकाल में निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। जी हाँ, हर्षवर्धन के समय में आया था वेन सांग, है ना। कौन आया था, तो वो आया था आपको वेन सांग आया था, और ये कहाँ के था, तो ये था आपको चाइना के था आपका, है ना। और ये भारत में लगभग 16 वर्षों तक इन्होंने रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका वेन सांग, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपनिषदों का विषय वस्तु क्या था दोस्तों। उपनिषद की विषय वस्तु क्या है, धर्म है, योग है, दर्शन है, या फिर विधि है। तो उपनिषद जो था ये इसका जो विषय वस्तु है वो हो जाएगा आपका दर्शन, है ना। क्या हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, हमारे वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। वेदांत कितना है, 6 है ना। उपनिषद कितना है, तो सब चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 43 नंबर, कह रहा है कि आज जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, वह सड़क मौर्य वंश के शासनकाल में किन 2 स्थानों को जोड़ती थी, ये आपको बताना है। देखिए जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसको शेरशाह ने बनाया था, है ना, तो 43 का जो आंसर हो जाएगा उसको तक्षशिला और पाटलिपुत्र को ये जोड़ता था आपको मौर्य वंश में, है ना। तक्षशिला से पाटलिपुत्र को, तक्षशिला कहाँ था, तो ये पाकिस्तान में था, है ना, और पाटलिपुत्र या पटना इसको जोड़ता था आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना के रूप में विख्यात एलन ऑक्टोवन ह्यूम निम्न में से क्या थे। देखिए एलन ऑक्टोवन ह्यूम, इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एएम ह्यूम, है ना। एएम ह्यूम जिन्होंने आपको कांग्रेस की स्थापना किया था, है ना। एओ ह्यूम, सॉरी एएम नहीं, एओ ह्यूम, है ना। एओ ह्यूम, इन्हीं के द्वारा किया गया था स्थापना कांग्रेस का आपको 1885 ईस्वी में।
तो क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे, संस्थापक के रूप में विख्यात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम निम्नलिखित से क्या थे? तो ये कौन थे? तो ये थे दोस्तों एक भूतपूर्व आईसीएस अफसर थे आपका, है ना। कौन थे? तो ये आईसीएस अफसर थे आपका। नेक्स्ट है आपका कि 1893 ईस्वी में संपन्न शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था, है ना, विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था, शिकागो है कहाँ थी? अमेरिका में हुआ था दोस्तों, 1893 में हुआ था। कई बार एग्जाम में आया है। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था आपका, है ना, स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने ही कौन से मिशन की स्थापना किए हैं? तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया है? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया है। कब किए थे? तो 1897 में ये किए थे आपका। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का, ठीक है, महात्मा गांधी का राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? बताइए, राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले जो किया गया था महात्मा गांधी का, यानी सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो 46 का हो जाएगा आपका, सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 47 नंबर। प्रश्न है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ, जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है ना। गांधी जी जो थे ना, ये अस्पृश्यता का अंत करने के लिए मतलब कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो आपको टिक करना है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी आपका। ठीक है, साथ ही इन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका भी निकाला था। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया? तो ये गांधी जी के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। कह रहा है कि हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों? हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना किया गया था आपको किसके द्वारा? ऑप्शन है वानभट्ट, भास, भवभूति, यानी में से कोई नहीं। 48 का हो जाएगा वानभट्ट। देखिए, हर्ष के दरबार में प्रसिद्ध कवि वानभट्ट रहते थे आपको, है ना, हर्ष के दरबार में ही रहते थे वानभट्ट। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है आपको कादम्बरी, है ना। एक है आपको कादम्बरी और दूसरा है आपको हर्षचरित। ये दो इनका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कादम्बरी और हर्षचरित किनकी रचना है? तो ये है आपको वानभट्ट की रचना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। कौन किया था? तो ये वो ह्यूम किया था, है ना। चलिए, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 33वें अधिवेशन में बनी थी, है ना। 33वां अधिवेशन हुआ था दोस्तों कलकत्ता में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था और ये 1917 में हुआ था आपको। ठीक है, और उस समय कौन थी? तो वो थी आपको एनी बेसेंट थी। जी हाँ, एनी बेसेंट, है ना, याद रखिएगा, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जी हाँ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को प्रदान की गई उपाधि जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। देखिए, गांधी जी को और रविन्द्रनाथ टैगोर को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो वो जो उपाधियां थी ना, वो लौटा दिया गया था, है ना, असहयोग आंदोलन के समय लौटाया गया था। तो गांधी जी को कौन सा यहाँ पर दिया गया था दोस्तों? तो गांधी जी को दिया गया था आपको कैसर ये हिंद की उपाधि, है ना। याद रखिएगा, कैसर ये हिंद की उपाधि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था आपको गांधी जी को। देखिए, 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था आपको अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी के विरोध में दोस्तों, है ना, इसी के विरोध में गांधी जी ने कैसर ये हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसको कर रहा हूँ ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल हमेशा पूछेगा। सिंधु घाटी होगी आपका, और आपका
आपका ये हो गया बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये 3 चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन एक आगो जरूर आपको पूछेगा। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कितनी पुरानी है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2300 से लेकर के आपको 1750 ईस्वी पूर्व ये माना जाता है, यानी कि लगभग 5000 वर्ष, आज से 5000 वर्ष ये पुरानी सभ्यता है। तो लगभग 5000 वर्ष आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और इसका जो पता लगाया गया है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पता लगाया है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि होता है, और इसी से पता लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईस्वी सन था वो 2300 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है आपका, ठीक है, यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुराना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महावीर का निर्वाण हुआ था। महावीर का निर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना, उसको कहा जाता है निर्वाण प्राप्त होना। तो इनका जो निर्वाण हुआ था दोस्तों वो पावापुरी में हुआ था, है ना। पावापुरी है कहाँ, तो ये राजगीर के बगल में है, आप जाते होंगे, नालंदा जिला में पड़ता है पावापुरी, और वहीं पर इनका निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि महावीर का जन्म कब हुआ था। बताइए तो महावीर का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। और वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। 42 वर्ष की आयु में महावीर को जाम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे इनका मतलब कि इनको साल वृक्ष के नीचे, कई बार पूछा गया है किस कौन से वृक्ष, तो साल वृक्ष। कौन सी नदी, तो रिजुपालिका नदी, है ना, रिजुपालिका नदी। ये नदियाँ याद रखिएगा भाई, पूछा जाएगा आपको, रिजुपालिका नदी, है ना। और कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। चलिए, और ये किस वृक्ष था, तो साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष तक लगातार जैन मत का इन्होंने प्रचार किया था, और 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है ना, इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईस्वी पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान में, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना है। तानसेन का मूल नाम क्या था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तानसेन, जी हाँ, तानसेन का जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों, तो रामतनु पांडे। जी हाँ, रामतनु पांडे जो नाम था वो तानसेन का मूल नाम था आपका, ठीक है। और ये अकबर के दरबार में 9 रत्न में शामिल थे, ना। अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न रहते थे, 9 रत्नों में एक रत्न ये भी थे तानसेन जी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन 19वीं शताब्दी में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। सुधारवादी आंदोलन की बात कर रहा है दोस्तों, और 19वीं शताब्दी में कह रहा है कि सबसे पहले आरंभ हुआ था, तो वो आंदोलन था आपका ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज हुआ था सबसे पहले, कब हुआ था, तो आपको 1828 ईस्वी में हुआ था ना, 1828 में हुआ था। कि इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज के बाद हुआ था आपको प्रार्थना समाज, यानी कि 1867 ईस्वी में, है ना। प्रार्थना समाज हुआ था 1867 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। तो प्रार्थना किया जाता है आत्मा से, तो इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, याद रखिएगा। और महादेव का यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है, तो ये होती है 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद जी ने, ठीक है। फिर है आपको रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में, अभी आपको बताए थे, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो ये चारों जो है ना, चारों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखिएगा, इसके संस्थापक और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको एक न एक आपको पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं 7857824310। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा, पीछे वाला सभी आपको मिल जाएगा, है ना। जितने भी क्लास हुए हैं सबका आपको पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला सवाल है आपका 55 नंबर, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानी जाती है, इसका पुनर्गठन किस वर्ष में किस स्थान पर किया गया था। जी हाँ, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, और ये कब की गई थी और कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1943 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और भी बहुत कार्य किया गया था, इनको द्वारा बहुत सारे नारा भी दिया गया था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया,
जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, है ना, दिल्ली चलो, जी हाँ, दिल्ली चलो भाई, चलो घूमने दिल्ली सभी लोग, तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम चलते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए किए गए कृत्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग की कार्यवाही हुई थी? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल, है ना, ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर था दोस्तों, और इंग्लैंड में इस पर क्या लगा था? तो महाभियोग लगा था। बताइए, और वो कौन था? चलिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और बहुत ही घुमा फिरा करके पूछा जाता है। देखिए, इसका मैं आंसर बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर के वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जी हाँ, तो वो शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स ही, और इन्होंने फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, जो वर्क द्वारा उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 से लेकर के 1798 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में इनको आरोप से मुक्त कर दिया गया था। तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन पर महाभियोग चलाया गया था। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था? तो सिंपल याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 57 कि वह बौद्ध स्तूप जिसके बारे में यह माना जाता है कि मौलिक रूप से ईंट से उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। जी हाँ, अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों, वो था सांची का स्तूप, और वो है आपको कहाँ? तो वो है मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है, सांची का बौद्ध स्तूप, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये मौलिक रूप से ईंटों से बनवाया गया है, और इसको कौन बनाया है? तो अशोक ने बनाया है। अगला है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो काफ़ी आसान सवाल है। गांधी जी जो प्रथम सत्याग्रह किए थे वो आपको बिहार से किए थे, और बिहार में वो जगह है आपको पश्चिमी चंपारण में, चंपारण जिला, यहीं से वो किए थे तिनकठिया पद्धति, यानी कि वर्ष 1917 की ये घटना है ना। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? नोट कर लीजिएगा, ये छांटने के लिए देगा आपको एग्जाम में कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, गांधी जी तो थे ही इसमें, मजहरुल हक भी इसमें थे, आचार्य कृपलानी भी इसमें थे, महादेव देसाई भी इसमें थे। तो ये सब महत्वपूर्ण लोग इस आंदोलन में शामिल थे, तो ये नोट कर लीजिएगा, महादेव देसाई, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, है ना। नेक्स्ट है आपका कि अवध का आखिरी नवाब कौन था? दोस्तों बताइए, तो अवध का आखिरी नवाब कौन था? देखिए, अवध जो प्रांत है ना, ये मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्वायत्त प्रांत ये बना था, और अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो हुई थी 1722 ईस्वी में सआदत खां के द्वारा किया गया था आपको। और पूछा गया है कि आखिरी नवाब कौन था इसका? तो आखिरी नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो राजधानी था, तो अवध का प्रारंभिक जो राजधानी थी दोस्तों, वो थी फैजाबाद, है ना। कहाँ थी? तो इसकी प्रारंभिक राजधानी फैजाबाद थी, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को लखनऊ को बनाया था ना, बाद में लखनऊ बनाया था अपना राजधानी को। अगला है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध का वो कौन सा शासक था जो बुद्ध का समकालीन था? जी हाँ, तो वो था आपको अजातशत्रु। जी हाँ, कौन था? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक था? तो 492 से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और इसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, है ना। निर्वाण प्राप्त हुआ, और बुद्ध के अवशेषों पर इसने राजगीर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया है, और इसी के कार्यकाल में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था इसके किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अजातशत्रु की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा पटना में हुआ था, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था।
अगला है आपका 61 नंबर। प्रश्न है कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों। देखिए संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव पूछ रहा है, आप याद रखिएगा। तो ये जो सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में हुआ था संविधान की परिकल्पना का उद्भव, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में 13 कॉलोनीज के तहत ये हुआ था, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया में दिया गया था इसको, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ। देखिए तो कौन सा भारत में, भारत की ये बात है, समस्त ब्रिटिश संवैधानिक जो प्रयोग किया गया था, बहुत सारे संवैधानिक प्रयोग हुआ आपको ब्रिटिशों के द्वारा भारत पर, तो कह रहा है कि सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ, मतलब कि ये ज़्यादा दिन के लिए आपका नहीं था ये, है ना। तो वो था आपका दोस्तों यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट। जी हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये आया था आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा देश है जो सबसे पहले लिखित संविधान दिया है, तो आपको पता होगा कि वो है आपको अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका का जो संविधान है ना वो लिखित भी है और अलिखित भी है, यानी कि बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ भी है, बहुत सारे अलिखा भी हुआ है। जैसे मौलिक अधिकार लिखा है, लिया गया है आपको अमेरिका से ही लिया गया है। ब्रिटेन की जो संविधान है दोस्तों ये अलिखित संविधान है, मतलब कि बहुत कम ही नहीं के बराबर यहाँ कुछ लिखा गया ना, अलिखित संविधान इसको कहा जाता है ब्रिटेन के संविधान को। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान किसका, तो भारत का। भारत का जो संविधान ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 63 हो गया है। अब चलते हैं हम 64 पर, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अमेरिका में संविधान का जो निर्माण कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था, ठीक है, 1787 में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 64। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, भारत शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो किया गया था, प्रथम प्रयास पूछ रहा है, तो भारतीय परिषद एक्ट 1861 में किया गया था आपको, ठीक है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है 65। प्रश्न है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। अलगाववादी प्रथा किसका विशिष्ट लक्षण है बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग इसका कमेंट कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी नंबर आपका, है ना। अलगाववादी, देखिए अलगाववादी कहने का अर्थ क्या हुआ। देखिए 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, है ना, 1909 ईस्वी में हुआ था आपको मार्लेमेंटो सुधार। और मार्लेमेंटो सुधार में क्या हुआ था, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, है ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किस विशिष्ट का लक्षण है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1919, यानी क्योंकि जो 1909 में हुआ था ना मार्लेमेंटो सुधार हुआ था, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था, जिसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों पर भी विस्तारित किया गया था। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1919। नेक्स्ट है आपको कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय। जी हाँ, क्वेश्चन क्या कहा गया है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय पूछा गया है। हाँ, भारतीय वायसराय नहीं, अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो 66 के हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 23 मार्च 1947 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक रहा था, तथा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक थे आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, है ना। चलिए अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए 7857
824310। देखिए हमारे यहाँ आपको प्रधान शिक्षक की ना पूरी तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर समान अध्ययन हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नंबर फिर से लिख देता हूँ, 43 है, 1 है, 0 है, ठीक है। आपको यहाँ पर समान अध्ययन हो गया, डीएलएड हो गया, करेंट अफेयर मैंने बहुत सारा करवा चुका हूँ आपको, बिहार के करेंट अफेयर है ना, बहुत 2-4 हज़ार आपको करवा चुके हैं। आप देख लीजिएगा पीछे जा करके, प्ले लिस्ट में आपको सारा दिया हुआ है। आप हमारे ग्रुप में भी जुड़िएगा तो वहाँ पर भी हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक से संबंधित आपको बहुत सारा वीडियो करवाया गया है। तो यहाँ पर बताइए कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो समिति थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपको भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। कौन थे? BR अंबेडकर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपको, ठीक है। चलिए, और इसमें टोटल जो सदस्य थे, वो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। आपको बताना है कि ये 7 सदस्य कौन कौन थे। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कुछ ऐसे राज्य थे ना जो मतलब कि भारत में नहीं मिलना चाहते थे। जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो ये मतलब कि स्वतंत्र रहना चाहते थे, अलग रहना चाहते थे, तो इसको ज़बरदस्ती फिर मिलाया गया, है ना। यानी कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम था, है ना, वो हैदराबाद का जो अंतिम निज़ाम था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों ओस्मान अली खान। जी हाँ, ओस्मान अली खान के द्वारा हैदराबाद को स्वतंत्र रखने की घोषणा की गई थी। लेकिन उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने ज़बरदस्ती ऑपरेशन पोलो शीर्षक से पुलिस कार्रवाई प्रारंभ की और 16 सितंबर 1948 को भारतीय सेना द्वारा सैन्य कार्रवाई कर करके हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया। तो ये सब काम दिया गया था सरदार पटेल जी को कि आपका काम है भैया, जो भी खजड़े करे उसको ज़बरदस्ती मिलाइए। तो 2-3 ऐसे जो नहीं मिलना चाहते थे, एक तो हैदराबाद उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है आपका 69 नंबर, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। जी हाँ, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। वे कौन थे? जी हाँ, तो वो कौन थे? तो वो थे आपको विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित लोग थे, है ना, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 71। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा भैया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा सर, है ना। जो भी मैडम है, सर हैं, है ना, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए ताकि आप सभी को भी थोड़ा सा हम सहयोग कर सकें, है ना। डेली आप सभी को क्लास हो सके, है ना। बहुत वैसा ही दिन जब हमें बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तभी मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। ऐसे मैं नहीं के बराबर आप सभी का क्लास छूटता है आपका। डेली मैं क्लास लेकर के आता हूँ ताकि आप सभी की तैयारी रेगुलर बने रहे, बीच में छूटे नहीं, है ना। डेट बढ़ गया फिर भी मैं नहीं इसमें से पीछे हटा, है ना। आप सभी का फी उतना ही है, आपको 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, आप लोग भी थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए, है ना, उनको भी इसमें शामिल कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी कर लीजिए। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बताइए, संविधान सभा के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ऑप्शन है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो बी नंबर कह रहा है सही है, पूछ रहा है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिमाणित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। देखिए, संविधान सभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। इसमें कई समितियों भी बनाई गई थी, यानी कि 4 नंबर भी आपका बिल्कुल ही सही है। कई समितियों के माध्यम से काम करता था आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। इस 2 और 3 आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका 71 नंबर। चलिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है और सभी लोग इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण होता कब है? तो चंद्र ग्रहण होता है आपको पूर्णिमा के दिन। कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है आपको पूर्णिमा के दिन, है ना। और सूर्य ग्रहण कब होगा? तो अमावस्या के दिन, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, चंद्र ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा क्या हो गया कि चंद्रमा का कुछ भाग ढक गया और चंद्रमा क्या हो गया, रात में हो गया अंधेरा, तो इसको कहेंगे चंद्र ग्रहण। यानी कि जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी कि ये है सूर्य और इधर है चंद्रमा और बीच में कौन आ गया? आपका पृथ्वी आ गया, है कि नहीं। तो ये सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पड़ने लगेगा और इसके सामने वाला भाग जो ये चंद्रमा है
है ना, ये जो चंद्रमा है ये क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो यही होता है आपको चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्रमा आ जाएगा बीच में, है ना, चंद्रमा क्या आ जाएगा बीच में और पृथ्वी चल जाएगा चंद्रमा के जगह पर, तब हो जाएगा सूर्य ग्रहण। बस अब उल्टा हो जाता है ना, चंद्रमा यहाँ आ जाएगा और पृथ्वी यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है तो हो गया चंद्र ग्रहण, है कि नहीं। तो ये आप फिगर को ध्यान में रखिएगा, आपको सही हो जाएगा। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है आपको। अगला प्रश्न है कि जबलपुर किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए तो। जबलपुर जो है ना ये है कहाँ, तो ये पड़ता है आपको मध्य प्रदेश में, है ना। जबलपुर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट एवं गवारी घाट में सफ़ेद संगमरमर का विस्तृत भंडार पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा संगमरमर की चट्टान, यानी कि आंसर नंबर सी के लिए ये प्रसिद्ध है ना। संगमरमर की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है आपको जबलपुर, है ना। जबलपुर के भेड़ा घाट एवं गवारी घाट, याद रखिएगा, भेड़ा घाट और गवारी घाट ये दोनों हैं संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। और ये मध्य प्रदेश के संगमरमर जो है ये आर्कियन युग की चट्टानों से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस युग की है, तो आर्कियन युग की चट्टान है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। तो कई बार इसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों वो कौन सा है, बताइए तो। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, मैं फिर से यहाँ पर भारत का मानचित्र ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा आपका भारत का मानचित्र, और संसार का जो सबसे बड़ा जो आपका डेल्टा पूछा गया है वो है सुंदरवन का डेल्टा। जी हाँ, ये है सुंदरवन का डेल्टा, और ये निकलती है गंगा नदी, ठीक है। ये गंगा नदी आई यहाँ पर गिर गई, और यहीं से निकल रही है आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे ऐसे होते हुए ये भी आई गंगा में मिल करके, ये दोनों कहाँ गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और ये किसका निर्माण की, तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। और ये है कहाँ, तो बंगाल की खाड़ी में है। ये बांग्लादेश में भी आता है थोड़ा बहुत, और आपको भारत में भी आता है सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। सुंदरवन का सुंदरवन इसको क्यों पड़ गया है नाम, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। जी हाँ, सुंदरी नामक वृक्ष यहाँ है, इसी वजह से इसको कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। जी हाँ, इसको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। और ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ पर बाघ पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, बाघ है, और इसी को कहते हैं बंगाल टाइगर। जी हाँ, बंगाल टाइगर जो पाया जाता है वो सुंदरवन में ही पाया जाता है। बंगाल टाइगर पे एक मूवी भी बना था, आप देखे होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। गांधी सागर बांध, देखिए गांधी सागर बांध जो है ना ये मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा, गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में निकलती है एक नदी, उसका नदी का नाम क्या है ना, मध्य प्रदेश, सॉरी ये नर्मदा नहीं, चंबल नदी है ना। चंबल नदी मध्य प्रदेश में भी है और ये राजस्थान में भी बहती है आपको। तो गांधी सागर जो बांध है ना दोस्तों ये चंबल नदी पर है आपका। किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। और चंबल नदी पर राजस्थान में 2 अन्य परियोजनाएं भी बनाई गई। एक राणा प्रताप सागर, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है, तो बताइए। राणा प्रताप सागर परियोजना एवं जवाहर सागर परियोजना दोनों जो है दोस्तों चंबल नदी पर है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है, बताइए तो। बेतवा नदी पर, ये बेतवा नदी जो दिख रहा है, बेतवा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो हो जाएगा आपका माता टीला परियोजना। कई बार एग्जाम में आया है माता टीला, है ना, माता टीला परियोजना, याद रखिएगा, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। और एक पूछे कि नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो सरदार सरोवर परियोजना, है ना। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी। जी हाँ, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है, तो औसत दूरी अगर लगभग अगर पूछा जाए तो 14.96, एग्जैक्ट जो है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर, है ना, करोड़ किलोमीटर है आपको पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अगर लगभग पूछा जाए तो 15, है ना, 15 करोड़ किलोमीटर आप यहाँ पर मार करके निकल लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, अपने विशाल आकार के कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति जो है वो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से 28 गुना अधिक है। तो ये आप याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो आपको टेस्ट है इसका आप लोग टेस्ट दीजिएगा, कितना आप लोग इसका सही करते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। हमारे ग्रुप में भी बता सकते हैं, और पर्सनली भी बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि सर मैंने इतना सही किया, है ना। आप लोग भी इसको टेस्ट जरूर दीजिए, एक OMR सीट खरीद लीजिएगा, OMR सीट खरीद करके इसको टेस्ट दीजिएगा, और उसके बाद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है ना। तो मेन तैयारी का ये तरीका होता है, एक वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद जो PDF दिए हैं आपको उसको देखिए, है ना, और फिर उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था उसको देखिए। तो मतलब एक वीडियो को आप 1 से 2 बार देखते हैं, उसका टेस्ट देते हैं, तो पूरी तरह से वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो नंबर है दोस्तों 7857824310, ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इसी नंबर से हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको 351 मात्र इसमें चार्ज रखा गया है। सिर्फ एक ही बार आप 351 का चार्ज लगेगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्लास चलते रहेगी। आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सभी PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा। और पीछे वाला जितना भी क्लास हुआ है वो सब आपको A to Z आपको मिल जाएगा। समान अध्ययन है, रीजनिंग है, मैथ है, करेंट अफेयर है ना, बिहार से संबंधित है, आपको DLED है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डेली जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से डेली क्लास होती है। और आपको जो पेमेंट करना है वो गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा। और आप व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीन शॉट लेकर के हमारा इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, उस पर आप भेज दीजिएगा। ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना, आप सभी के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। एक परिवार है आप सभी का, है ना, तो इस परिवार को जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा आप सभी के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके अलावा सीटेट की भी हमारे यहाँ क्लास चलते रहती है, तो सीटेट की भी तैयारी चल रही है, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट नंबर हो गया आज 71 समाप्त। कल हम लोग देखेंगे दोस्तों DLED से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। देखिए कल तो संडे है, कल तो क्लास ऑफ रहेगा आपका, और कल होगा आपका 9 बजे से वार्तालाप। जी हाँ, डिस्कशन हम लोग करेंगे कि आगे आपकी तैयारी कैसे हो रही है, कैसे आगे और आपको किस प्रकार से स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे तैयारी करना है। तो कल 9 बजे हम जुड़ेंगे लाइव, और वहाँ पर हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज 75 समान अध्ययन हम लोग यहाँ पर देख लिए, और कल हम फिर यहाँ पर क्लास देखते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हमारा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम आप जा करके टेलीग्राम सर्च कीजिएगा कैरियर परिवार, तो टेलीग्राम में आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।